जब किसी का दिल सच्चा हो तो नीली रोशनी फिर लौट आती है। क्या लाइन है ना। इसी एक रहस्यमयी और उम्मीद भरी लाइन के साथ चलिए आज कहानियों की दुनिया में एक सफर करते हैं। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होगी एक बिल्कुल नई कहानी से। एक ऐसी कहानी जो आज के ज़माने में YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर कही जा रही है। और यकीन मानिए, यही कहानी हमें हमारी स्टोरी टेलिंग की परंपरा की जड़ों तक लेके जाएगी। तो कहानी कुछ यूं है। एक लड़का है आरुष, एक अनाथ लड़का। उसे जंगल में एक जादुई चमकता हुआ नीला पत्थर मिलता है। फिर क्या होता है, उसके गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। एक पहाड़ ढहने लगता है और तब आरुष अपने सच्चे और साफ दिल की ताकत से उस पत्थर की शक्ति का इस्तेमाल करता है और अपने पूरे गांव को बचा लेता है। पर इस करिश्मे के बाद आरुष खुद गायब हो जाता है। पीछे रह जाता है बस वो पत्थर जिसकी चमक भी फीकी पड़ चुकी होती है। और इस तरह आरुष एक कहानी बन जाता है, एक किंवदंती। काफी दिलचस्प कहानी है ना, जादुई और दिल को छू लेने वाली। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस तरह की कहानियां क्यों कही जाती हैं? क्या सिर्फ मनोरंजन के लिए, या फिर इनके पीछे कोई गहरा मकसद छिपा है? देखिए, बात सिर्फ मनोरंजन की नहीं है। ये कहानियां उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। असल में ये एक तरह का नैतिक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क जो हमें जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सिखाता है। इसको समझने के लिए जरा इन दो रास्तों को देखिए। एक तरफ है आरुष का निस्वार्थ भाव, वो खुद को बलिदान कर देता है अपने लोगों के लिए। और दूसरी तरफ है एक लालची व्यापारी, जिसकी और ज्यादा पाने की हवस ही उसे ले डूबती है। ये कहानियां हमें साफ साफ दिखाती हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच चुनाव कैसा होता है और उसका नतीजा क्या होता है। और मामला सिर्फ अच्छे बुरे तक ही सीमित नहीं है। हमारी लोक कथाएं ना गहरे फिलोसॉफिकल आइडियाज से भरी हुई हैं, जैसे धर्म, मतलब हमारा सही कर्तव्य क्या है। फिर आता है कर्म का सिद्धांत, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। हर काम का एक नतीजा होता है। और सबसे जरूरी, विवेक की कीमत, यानी सही गलत का फैसला करने की समझ। ये सब इन कहानियों में बुना हुआ है। तो इन सब बातों की जड़ कहाँ है? चलिए अब बात करते हैं उस महान ग्रंथ की जो इस पूरी कथा परंपरा की नींव है। एक ऐसा ग्रंथ जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कहानियों पर अपनी छाप छोड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र की। तो ये पंचतंत्र है क्या चीज? असल में ये जानवरों की कहानियों का एक बहुत ही पुराना कलेक्शन है जो संस्कृत में लिखा गया था। कहते हैं कि इसे करीब 3री सदी ईसा पूर्व में पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा था। और मकसद क्या था? मकसद था राजा के नासमझ बेटों को जिंदगी की और राजकाज की जरूरी बातें यानी नीति सिखाना। इसके नाम में ही इसका राज छिपा है। पंचतंत्र यानी 5 किताबें या 5 सिद्धांत। हर किताब जिंदगी के एक अलग पहलू को सिखाती है। पहली, मित्र भेद, बताती है कि दोस्त कैसे अलग होते हैं। दूसरी, मित्र संप्राप्ति, सिखाती है कि अच्छे दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। तीसरी, काकोलुकियम, कौवों और उल्लुओं की कहानी के जरिए युद्ध और शांति की बातें करती है। चौथी, लब्धप्रणाश, हाथ आई चीज को खो देने के बारे में है। और पांचवें, अपरीक्षित कारकम, हमें बिना सोचे समझे काम करने के नतीजों से सावधान करती है। कितना प्रैक्टिकल है ना। और जरा इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाइए। पंचतंत्र का दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है और इसके 200 से भी ज्यादा अलग अलग वर्जन्स मौजूद हैं। ये सच में भारत की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। स्कॉलर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि पंचतंत्र असल में नीति पर एक किताब है। मतलब जिंदगी को समझदारी से कैसे जिया जाए। इसका मकसद एक ऐसी जिंदगी पाना है जहां अपनी रक्षा, पैसा, अच्छे काम, दोस्ती और ज्ञान, ये सब मिलकर खुशी पैदा करें। एक बैलेंस बनाने की कला। लेकिन एक मिनट, क्या भारतीय कहानियां सिर्फ जादू टोने या बोलने वाले जानवरों के बारे में ही है? बिल्कुल नहीं। कहानी कहने की इस कला ने वक्त के साथ एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। और यहीं से हमारी कहानी का सफर एक नए दौर में दाखिल होता है। ये दौर है यथार्थ का, यानी रियलिज्म का। वो दौर जब कहानियों ने परियों की दुनिया से निकलकर आम आदमी की जिंदगी की सच्चाई को दिखाना शुरू किया। और इस बदलाव के सबसे बड़े हीरो थे मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने हिंदी कहानी का चेहरा ही बदल दिया। उनके आने से पहले कहानियां राजा रानी और कल्पना की होती थीं,
पर उन्होंने अपनी कलम से गांव के आम इंसान, किसान, मजदूर, उनकी तकलीफों और उनके संघर्षों को कहानी का हीरो बना दिया। इस बात की अहमियत का अंदाजा महात्मा गांधी के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था, असली भारत अपने गांवों में बसता है और प्रेमचंद भारतीय गांवों की एकमात्र आवाज हैं। सोचिए, कितनी बड़ी बात है ये। प्रेमचंद की कहानियों ने समाज के उस सच को सामने लाकर रख दिया जो उस वक्त तक किताबों से बाहर था। गरीबी की मार, जात-पात का जहर, साहूकारों का शोषण और समाज में फैला अन्याय, ये सब उनकी कहानियों के केंद्र में थे। तो देखिए, हमने सफर कहाँ से शुरू किया था, एक जादुई कहानी से। फिर हम गए प्राचीन नीति कथाओं की दुनिया में और वहां से पहुंचे जमीनी हकीकत दिखाने वाली कहानियों तक। अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का। इसे एक टाइमलाइन की तरह देखते हैं। सोचिए, 3वीं सदी ईसा पूर्व में पंचतंत्र हमें जीवन की नीति सिखा रहा था। फिर 20वीं सदी में मुंशी प्रेमचंद आए और उन्होंने हमें समाज का आईना दिखाया। और आज 21वीं सदी में YouTube पर नीली रोशनी का रहस्य जैसी कहानियां उसी हजारों साल पुरानी परंपरा को एक नए डिजिटल अवतार में जिंदा रखे हुए हैं। माध्यम बदलते रहे हैं और बदलते रहेंगे। कभी मंदिरों की दीवारों पर नक्काशी थी, फिर किताबों के पन्ने आए और आज हमारे हाथों में डिजिटल स्क्रीन है। लेकिन कहानियों का जो मूल मकसद है वो कभी नहीं बदला, सिखाना, मनोरंजन करना और हमें हमारी ही जिंदगी का आईना दिखाना। और ये सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर कोई अपनी कहानी कह सकता है, हम जो कहानियां बना रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाएंगी, क्या विरासत छोड़ जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।